आज मेरे बेटे की दूसरी शादी थी। उसकी पहली शादी का क्या हुआ, मैं उसे भूल जाना चाहती थी क्योंकि वह बड़ी अजीब घटना थी। लेकिन आज उसकी दूसरी शादी थी। मुझे यकीन था कि वह मेरे बेटे का ख्याल रखेगी। मेरा बेटा बहुत कमा रहा था, अच्छा और बहुत सुंदर था। वह इस परिवार का एकमात्र वारिस था। सभी उससे प्यार करते थे, इसलिए किसी को भी यह बात अजीब नहीं लग रही थी कि उसकी दूसरी शादी इतनी जल्दी हो रही है। पर मेरा दिल धक धक कर रहा था। रात जैसे जैसे नज़दीक आ रही थी, मेरा दिल उतना ही तेजी से धड़क रहा था और मैं चिंतित हो रही थी। मेरी बेटी को भी इस बात का पता था और वह भी मेरी तरह चिंतित थी और बोली कि अगर आज भी ऐसा ही हुआ तो फिर क्या होगा। मैंने कहा, अपने मुंह से कुछ अच्छा निकालो, मैं पहले से ही बहुत चिंतित हूँ। तब अब सभी मेहमान आ गए हैं। पिछली बार देश में एक महामारी के कारण इतने लोगों को आमंत्रित नहीं कर सकते थे, लेकिन इस शादी में सभी रिश्तेदार बहुत उत्साह के साथ आए हैं। इसलिए लोग पिछली शादी के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे और यह भी नहीं जानते थे कि ऐसा क्या हुआ कि उन्हें फिर से शादी करनी पड़ी। मेरा बेटा इससे बहुत खुश था, कोई समस्या नहीं थी क्योंकि उसकी यह पत्नी पहली पत्नी से कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी और उम्र में भी छोटी थी, तो उसे तो खुशी होना ही चाहिए था। सर्दी का मौसम था, ज़्यादातर मेहमान घर में ठहरे हुए थे। समारोह बाहर हो रहा था, नाच गाना चल रहा था, लोग आपस में मजाक कर रहे थे। मैंने अपनी जेठानी से कहा, दुल्हन दूसरे शहर से आई है और बहुत थकी हुई है। मुझे लगता है उसे दूल्हे के कमरे में नहीं भेजना चाहिए। मेरी जेठानी ने कहा, तुम्हें क्या हो गया? उनकी अभी शादी हुई है और तुम हो कि उनकी रात खराब करना चाहती हो। मानती हूँ शादी ब्याह में थकावट हो जाती है, लेकिन नया खून है, काफ़ी कॉफ़ी पिला दो, फ्रेश हो जाएंगे और फिर सुबह रिसेप्शन भी तो है। मैं बोली, वह थक जाएगी बेचारी। मेरी जेठानी ने कहा कि आजकल कोई इतना नहीं थकता, लड़कियों को अपनी शादी करने का बहुत शौक होता है। उसे अपने बेटे के कमरे में भेज दो। अब रात के 12 बज गए हैं, सुबह उठकर तैयार भी तो होना है। मुझे नहीं पता कि तुम इतना टाइम क्यों लगा रही हो। सभी रस्में हो चुकी हैं, हर कोई नाच गाकर थक गया है। बेचारी दुल्हन भी कमरे में जाना चाहती है। मेरी जेठानी तो वैसे भी बाल की खाल निकालने में माहिर थी, सबसे बड़ी थी, इसलिए सोचा इनसे सलाह मशवरा कर लूं। लेकिन उसने मुझे ही बातें बता दी और फिर उसने खुद ही कहा कि अब दुल्हन कमरे में जाएगी। दुल्हन को कमरे में ले जाया गया। बाकी सबको कमरे से निकालकर मैं थोड़ी देर दुल्हन के पास ही बैठ गई। मैंने कहा, बेटा तुम अपने परिवार में सबसे बड़ी हो, तुम बहुत ही धैर्यवान लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हें पसंद कर आई हूँ। देखो बेटा, जब शादी होती है तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पसंद नहीं आती हैं, लेकिन मेरी बच्ची थोड़ा सब्र करना। उसने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या कह रही हैं। मैंने कहा कि अगर मेरे बेटा कुछ उल्टी सीधी बातें करता है तो उसकी बातों पर ध्यान मत देना, कमरे की बात कमरे में ही रखना। सुबह मुझे बता देना, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश करूँगी। मेरी बात सुनकर वो थोड़ा घबरा गई थी कि मैं किस विषय पर बात कर रही हूँ। वह थोड़ा घबराई हुई थी, लेकिन उसने कहा, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगी। अब इस घर की इज्जत भी मेरी इज्जत है। मैं दुल्हन का हाथ थपथपा कर बाहर आ गई। सब अपने अपने बिस्तर पर सोने चले गए थे। घर में बहुत सन्नाटा था क्योंकि सब बहुत थके हुए थे, इसलिए सब सो चुके थे। जाड़े की रातें वैसे भी शांत होती हैं, लेकिन मैं सो नहीं पा रही थी। बहुत देर बाद आखिरकार मैं सोने की चली गई, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं आ गई थी और मेरी आंखें बार बार देख रही थी घड़ी की ओर। काश सुबह जल्दी होती तो मेरी सारी चिंताएं खत्म हो जाती। लेकिन जैसे ही 2:30 बजे मैंने एक ज़ोर से चीख सुनी और उसके बाद ही मुझे पता चला कि अब क्या होने वाला है। उसके बाद बार बार चीखें शुरू हो गईं। यह एक लड़की के चीखने की आवाज़ थी और वह लड़की कौन हो सकती है, मैं अच्छी तरह जानती थी। सभी मेहमान भी धीरे धीरे उठने लग गए थे।
अचानक मेरे बेटे के कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरी बहू पागलों की तरह चीखती हुई बाहर भागी। उसे पता ही नहीं चला कि उसके पास तो दुपट्टा भी नहीं है। अस्त व्यस्त कपड़ों में वह बाहर भागती हुई आई थी। वह घर से बाहर भाग जाना चाहती थी। जब उसे कुछ औरतें ने पकड़ लिया तो और कहा, बेटा क्या हो गया? सब उसको संभालने लगी, लेकिन वह बेहोश हो गई थी। जब कोई बेहोश होता है तो उस पर पानी के छींटे वगैरह मारे जाते हैं, लेकिन मेरी बहू तो पानी के छींटे मारने पर भी होश में नहीं आ रही थी। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था। उसे फ़ौरन अस्पताल ले जाया गया। मैं उसे अस्पताल ले जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि फिर से वही तमाशा बन जाता, लेकिन और कोई चारा नहीं था। बेचारी बच्ची किसी भी तरह होश में नहीं आ रही थी। उसके माँ बाप को भी बुला लिया। उन्होंने भी एक दूसरे के कानों में बातें करनी शुरू कर दी। पता नहीं हमारी बेटी को क्या हो गया, पता नहीं उसके साथ क्या सलूक किया है। वह सब लोग मुझे अजीब सी नज़रों से देख रहे थे। सवाल ही सवाल थे हर तरफ, और मैं बेचारी परेशान सी हॉस्पिटल में घूम रही थी। मैंने घर आकर अपने बेटे से पूछना चाहा कि अब उसने क्या किया है, तो वह कमरे में ही नहीं था। उसका फ़ोन भी बंद था। कमरे की हालत बिल्कुल नॉर्मल थी। कोई भी ऐसी हरकत नहीं लग रही थी कि कोई चीज़ टूटी होती हो या उसने अपनी बीवी पर हाथ उठाया होता। लोगों के सवालों से बचने के लिए शायद मेरा बेटा अरविंद कहीं चला गया था। फ़िलहाल तो मुझे बहू की फ़िक्र थी। मैं बस अस्पताल वापस आ गई। 2-3 घंटे में अस्पताल वालों ने मेरी बहू को छुट्टी दे दी। मेरी बहू हमारे घर नहीं जाना चाहती थी। बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, लेकिन उसकी माँ ने उसे समझाया कि तुम्हारे ससुराल ही चलते हैं, नहीं तो लोगों को मैं क्या जवाब, लोग तरह तरह की बात बनाएंगे। मैंने भी अपनी बहू को समझाया कि बेटा सुबह मुँह दिखाई की रस्म पूरी हो जाए, फिर अपनी माँ के घर चली जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। मेरी बात सुनकर मेरी बहू गुस्से में आ गई और बोली, भाड़ में गई आपकी रस्में, मैं आपके घर में एक पल के लिए भी नहीं रहूंगी। मैं अपने घर जाऊंगी, और मुझे अपने घर जाने से ना कोई समाज रोक सकता है और ना ही कोई कानून। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ और मुझे अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने का हक है। मुझे आपके बेटे के साथ एक पल भी नहीं रहना। मेरी बहू ने अपना फैसला सुना दिया था। मैं चुपचाप आंखों में आंसू लिए उसे देख रही थी। यह तो पहले भी हो चुका था, जब अरविंद की पहली शादी हुई थी। मेरी पहली बहू के साथ भी वही हुआ। वह मेरी पसंदीदा लड़की थी। वह मेरी बेटी की दोस्त थी। वह उसे बहुत पसंद करती थी। वह उसे बहुत खुशी के साथ घर लेकर आई थी। इन लोगों ने हमारा बहुत सहयोग किया। वह एक अमीर पिता की बेटी थी। वह बहुत अच्छी लड़की थी। मुझे भी उसका घर आना बहुत अच्छा लगता था। कुछ ही दिनों में मैंने महसूस किया कि जैसे ही वह अरविंद को पसंद करने लगी है, और शायद इसलिए रिश्ता भेजा था। लेकिन शादी के बाद उसके साथ ऐसा क्या हुआ? शादी की पहली रात को वो चिल्लाते हुए कमरे से बाहर भागी, और उसके बाद मेरे बेटे की शक्ल देखने से भी मना कर दिया। सब ने उसे बहुत समझाया कि बेटा अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो, लेकिन उसने कहा कि मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई। और अब इस लड़की को भी समझाया जा रहा था, लेकिन वह भी कह रही थी, अगर मैंने नहीं रहना तो मैं नहीं रहूँगी आपके बेटे के साथ। मेरा बेटा भी कोई जवाब नहीं दे रहा था। पता नहीं कहाँ चला गया था। लड़की का बाप बार बार कह रहा था, उस व्यक्ति को बुलाओ, हम उससे पूछें कि उसने हमारी बेटी के साथ क्या किया। अरविंद घर आ चुका था। सब उस पर सवालों की बौछार कर रहे थे, लेकिन उसने चुप साध ली थी। कुछ भी नहीं बोल रहा था। थक हार सब खामोश हो गए। लड़की के माँ बाप भी अरविंद को भला बुरा और धमका कर चले गए। वह अपनी बेटी को साथ ले गए। अच्छा खासा तमाशा हो गया था। सब मेहमानों के सामने नाक कट गई थी। हमारी लड़की के माँ बाप ने हमारी इज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अरविंद लेकिन अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं बोल रहा था। अरविंद के पिताजी तो पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे। सारी बेइज्जती मुझे अकेले ही सहनी पड़ी।
घर में जमा लोगों ने हमें अच्छी खासी बातें सुना डाली थी। लड़की की माँ तो काबू में ही नहीं आ रही थी। कुछ चीख चीख कर मुझे भला बुरा कह रही थी, लेकिन उसमें उस बेचारी की क्या गलती थी। आखिर उसकी बेटी की ज़िंदगी तबाह हो गई थी। आज खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। मैं काशी अरविंद के पिता होते तो इतनी जल्दी हिम्मत ना हारती। लोगों के तानों ने स्नेह की अकेली ही सुनती रही। अरविंद बड़ा था। अरविंद से छोटी मेरी एक बेटी जो कि कॉलेज में पढ़ती थी। सब लोग आपस में कानाफूसी कर रहे थे। अरविंद को लेकर तरह तरह की कहानियां बनाई जा रही थी। कोई कह रहा था पता नहीं शायद अरविंद पागल है, तो कोई कह रहा था लगता है अरविंद दिमागी मरीज है, तो कोई कह रहा था पता नहीं उसने नई दुल्हन के साथ ऐसा क्या किया कि वह इतना ज़्यादा डर गई। जितनी मुंह उतनी बातें थी, लेकिन मेरे पास इन सब सवालों का कोई जवाब नहीं था। जब लोगों को असल वजह पता ना हो तो वो खुद की कहानियाँ बना लेते हैं, और खुद की बनाई हुई है उल्टी सीधी कहानियाँ सच से कहीं ज़्यादा खतरनाक होती हैं। लेकिन समस्या तो यह थी कि सच मुझे भी नहीं पता था। ऐसा क्या था कि सुहागरात को ही मेरी बहुएं मेरे बेटे के कमरे से चीखती हुई बाहर भागती थी। उस लड़की ने भी तो मुझे कुछ नहीं बताया था। मैंने खुद ही अपने मन में सोचा हो सकता है उसने अपने माँ बाप को कुछ बताया हो। सच जानने के लिए मैंने उसके घर फ़ोन कर दिया। भले ही वह हमसे रिश्ता ख़त्म कर गए थे, लेकिन इंसानियत के नाते ही मैंने उसका हालचाल लेने के लिए फ़ोन किया। फ़ोन लड़की की माँ ने उठाया था। मैंने पूछा अब कैसी तबीयत है आपकी। बेटी की मेरी आवाज़ सुनते ही वह भड़क गई और बोली कि मेरी बेटी की अब तक ठीक नहीं हुई है। खबरदार जो आगे से आपने फ़ोन किया। यह सब सुनकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मेरी पहली बहू के साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरी बेटी ने बताया था कि वह कम से कम 6-7 महीने तक बीमार रही थी। आखिर क्या प्रॉब्लम थी मेरे बेटे को, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। क्या कमी थी कि उसकी पत्नियां उससे डर के भाग जाती थीं। अरविंद की बात करूं तो अरविंद बहुत ही सीधा साधा सा बच्चा था। बचपन से ही कम बोलने वाला था, लेकिन उसके अंदर कोई भी हरकत ऐसी नहीं थी जो अब नॉर्मल होती। अरविंद मेरी पहली संतान थी। हमने उसे बहुत ही लाड़ प्यार से पाला था, लेकिन हमारी इतना लाड़ प्यार देने से भी वह बिगड़ा नहीं था। हाँ, उसे अपनी सुंदरता पर घमंड ज़रूर था। वह कहता मेरी खूबसूरती और स्मार्टनेस के आगे सब पानी भरते हैं। उसको पहनने ओढ़ने का बहुत शौक था। अच्छी अच्छी ब्रांडेड चीज़ें पहनता। पढ़ाई में अच्छा था। नौकरी भी टाइम से कर ली थी। अपनी बहन के लिए भी एक जिम्मेदार भाई था। अपनी बहन श्रुति को कॉलेज लेकर जाता और वापस लेकर आता। घर में खर्च के लिए पैसे भी देता। कभी मुझे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता। उसके दोस्त भी कोई ऐसे नहीं थे जो मैं कहती कि गलत संगत में पड़ गया है। कोई नशा भी नहीं करता था। बस उसके कुछ गिने चुने दोस्ती। यह सबसे बहुत अच्छा दोस्त था जो बाहर विदेश में रहता था। कभी कभी उससे फ़ोन पर बात होती थी। मुझसे भी अपने दोस्त की बात करवाता था। कभी कभी मुझसे कहता मम्मी क्यों ना हम श्रुति की शादी इसी से कर दें, बहुत ही अच्छा लड़का है। कल मिलाकर सब कुछ नॉर्मल ही था। लेकिन यह जो 2 बार हुआ था, यह बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। पता नहीं मेरे बेटे में क्या कमी थी। ऐसा क्या करता था अपनी पत्नियों के साथ कि वह भाग जाती थी। दिन धीरे धीरे आगे सरकते गए। अरविंद थोड़ा नॉर्मल हो चुका था। अब घर में थोड़ी बात करने लगा था। इस बार मैंने सोचा कि अरविंद की तीसरी शादी कराऊं, और ऐसी लड़की से कराऊं जो मुझे बताए कि आखिर सुहागरात के कमरे में अरविंद ऐसा क्या करता है कि दुल्हन भाग जाती है। अरविंद की दूसरी दोनों पत्नियों ने तलाक हो चुकी थी। मैं ये समझाती थी कि ये जो बहू आए वह मेरे घर में ही रहे, यहाँ से भाग कर ना जाए। मैं किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं भी एक बेटी की माँ थी, और मैं यह अच्छी तरह से जानती थी कि तलाक का धब्बा एक लड़की के लिए कितनी बड़ी बदनामी होती है। बहुत सोच विचार के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची कि मैं अरविंद की शादी एक शादीशुदा औरत से करवाऊंगी, जिसकी पहले से शादी हो चुकी हो, और वह तलाकशुदा हो या फिर विधवा हो।
और जल्दी ही मुझे ऐसी ही लड़की मिल गई। लड़की वालों को भी शादी की जल्दी थी, इसलिए उन्होंने ज़्यादा छानबीन नहीं की। लड़की कम उम्र की रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं थी, बस ठीक ठाक थी। दुबली पतली और सामान्य से नाक नक्शे की लड़की थी। मैंने लड़की वालों को बताया कि मेरे बेटे की एक शादी हो चुकी है और मेरे बेटे की पत्नी कुछ समय ही रही, फिर वह छोड़कर चली गई थी। थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ा, क्योंकि सच बताने की स्थिति में मैं बिल्कुल भी नहीं थी। लड़की वाले शादी के लिए राज़ी हो गए थे। मैंने अरविंद को लड़की की फ़ोटो दिखाई तो उसमें शादी से साफ इनकार कर दिया और बोला, मुझे शादी ही नहीं करनी। इतनी आम सी शक्ल सूरत की लड़की है, मुझे इससे शादी बिल्कुल नहीं करनी। अरविंद की बात सुनकर मैंने उसे डांटते हुए कहा था, चुप हो जा, जिस तरह की तेरी हरकतें हैं, उन हरकतों के चलते तो तेरी कभी भी शादी नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक मामला सोचती हूँ, कब तक बैठी रहूँगी और तेरा ध्यान रखूँगी। मेरे जाने के बाद कोई तो ऐसा हो जिसके साथ तू अपनी ज़िंदगी गुजार सके। बोलते बोलते मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरी आंखों में आंसू देख अरविंद चुप हो गया, शादी के लिए रजामंदी दे दी और उठकर कमरे में चला गया। कहीं ना कहीं अरविंद के दिल में चोट ज़रूर था, वह मुझसे नज़रें चुरा रहा था। फिर मैंने बहुत ही सादगी से अरविंद की शादी कर दी। लड़की का नाम रश्मि था, बहुत ही प्यारी बच्ची थी। मेरी बेटी ने मना भी किया था कि मम्मी रहने दें, भाई को भाई के हाल पर छोड़ दें, लेकिन मैंने उसे समझाया था कि बेटा, हो सकता है तेरे भाई के साथ कुछ मसला हो जिसे सुलझाना हमारा फ़र्ज़ है। खैर शादी निपट गई। इस बार मैंने ज़्यादा मेहमानों को भी नहीं बुलाया था। घर में कुछ ही मेहमान थे, जो मेरे ही रिश्तेदार नहीं, बल्कि कुछ जानने वाले, मेरे कुछ सहेलियां वगैरह थे और उनके परिवार वाले थे। रश्मि को मैं अरविंद के कमरे में ले गई। उसे बेड पर बिठाते हुए मैंने रश्मि का हाथ अपने हाथों में लिया और उसे हल्के से दबाते हुए बोली, रश्मि बेटा, तुमसे मुझे बहुत ही ज़रूरी बात करनी है, बहुत ही ध्यान से मेरी बात सुनो। रश्मि आश्चर्य से मुझे देखने लगी कि भला ऐसी कौन सी ज़रूरी बात है जो अभी करनी है। मैंने रश्मि को समझाते हुए कहा, बेटा, अरविंद से शादी के लिए राज़ी नहीं था। बहुत ही मुश्किल से मैंने उसे शादी के लिए तैयार किया है। हो सकता है मेरा बेटा कुछ अजीबोगरीब हरकतें करे। हो सकता है कि तुम्हें डराने की कोशिश करे, जिससे कि तुम उसे छोड़कर भाग जाओ। लेकिन बेटा, तुम्हें डरना नहीं है। जो भी हो, तुम्हें सब कुछ मुझे बता देना है। बस तुम्हें उसके डराने धमकाने में या उसकी बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। रश्मि ने मेरी बातों को सुनकर हाँ में सर हिला दिया था। मैं थोड़ी संतुष्ट हुई थी और रश्मि को आराम करने का बोलकर बाहर आ गई। मैं अपने कमरे में ही नहीं, वह हर हाल में ही सोफे पर लेट गई। श्रुति को मैंने उसके कमरे में भेज दिया कि तुम जाओ, सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। रश्मि चीखते हुए बाहर आई थी और पागलों की तरह घर के बाहर भाग जाना चाहती थी। मैंने जैसे तैसे करके उसे बाहर गेट से अंदर लिया था। मैंने उसे जैसे तैसे समझाकर थोड़ा शांत किया तो कुछ बोलने की स्थिति में ही नहीं थी। जब थोड़ा शांत हुई तो बदहवासी में बोली कि आपके बेटे ने पहले मेडिकल जांच करानी चाहिए थी। अगर आप ऐसा करा लेती तो आपको और मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। रश्मि तो बहुत ही समझदार थी, उसके पास तो कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। वह तो हर हाल में इस शादी को निभाने की सोचती। लेकिन रश्मि ने इस रिश्ते को नहीं निभाया और वह अरविंद को छोड़कर चली गई। दूसरे दिन रश्मि के घर से फ़ोन आया कि अपने बेटे से कहकर हमारी बेटी को तलाक दिलवा दो, नहीं तो हम यह काम अदालत से भी कर सकते हैं। मैं सदमे की हालत में फ़ोन पकड़े नहीं सोफे पर बैठ गई। यानी कि अब अरविंद को कोई मजबूरी में भी अपनाने के लिए तैयार नहीं था। पहले मैं जो बहुएं लाई थी वह अमीर घराने की और सुंदर पढ़ी लिखी थी, लेकिन रश्मि तो विधवा थी, गरीब घराने की थी और बहुत ज़्यादा सुंदर भी नहीं थी। रश्मि को तो मैंने पहले ही सब कुछ समझा दिया था, फिर भी तभी तो इतना ज़्यादा बदहवस हो गई थी। आखिर ऐसी क्या कमी थी मेरे बेटे में। हम तो जेवरात दुल्हन को देते थे, दुल्हन के घरवाले शादी के दूसरे दिन ही वापस कर देते थे। मैं तो दहेज भी नहीं लेती थी। फिर आखिर ऐसा क्या था कि ऐसे खूबसूरत पढ़े लिखे और अमीर लड़के को छोड़कर भी लड़कियां भाग जाती थी। मेरा दिमाग सोच सोच कर फटा जा रहा था। कैसे पता लगाएं कि आखिर बात क्या है।
अरविंद भी अपने मुंह से कुछ कहने को तैयार नहीं था। जब भी इस बारे में कुछ बात करने की कोशिश करती तो वह उठकर बाहर चला जाता। मुझे बात करने का मौका ही नहीं देता।